हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस प्रैक्टिस कोर्स ऑन थर्मोडायनामिक्स, जहां हम कर रहे हैं कुछ शानदार सवालों के सॉल्यूशंस। प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, आप और मैं चाहता हूं आप लोग इस कोर्स का बहुत ही इफेक्टिव यूज करो। और कैसे कर सकते हो मैं आपको फिर से बता दूं। यहाँ मैं आपके साथ क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। आपको क्या करना है कि आप क्वेश्चंस को देखो, पॉज करो वीडियो को, खुद से कोशिश करो, खुद से सोचो। ओके, खुद से अटेम्प्ट करो। अगर नहीं होता है तो मेरे सॉल्यूशंस को देखो, बाद में मेरे सॉल्यूशंस और आंसर्स के साथ आप अपने मेथड्स को टैली कर सकते हो। ठीक है। उससे पहले कोर्स कंटेंट्स में जाने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं। माय नेम इज शिवम रंजन, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। ओके, आप यहाँ ज्वाइन करो सारे पीडीएफ के लिए। ज्वाइन फॉर पीडीएफ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो ना, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो, तो आपके पास एक डिजिटल लाइब्रेरी तैयार होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं सारे पीडीएफ शेयर करता हूँ, सो दैट आप अपने फोन में, आप अपने लैपटॉप में, आप जैसे भी देख रहे हो, आप अपने फोन लैपटॉप में एक गेट 23 का एक फोल्डर बनाओ। मैं बता देता हूँ आपको कैसे तैयारी करनी है, अपने डिजिटल लाइब्रेरी बनाना है। गेट 2024 का एक फोल्डर बनाना है। उसके अंदर सब्जेक्ट वाइज थर्मोडायनेमिक्स का एक फोल्डर बनाना है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का एक फोल्डर बनाना है। उसके अंदर एक फोल्डर बनाना है आपको नोट्स का। ठीक है, आप चाहो तो चैप्टर वाइज बनाओ या फिर पूरा कलेक्टिव एक सिंगल नोट बनाओ नोट का। और एक फोल्डर बनाना है आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन का। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन का। तो दो फोल्डर आपको ऐसे तैयार करने हैं। ठीक है, एक वेट 24 का फोल्डर बनाया, उसके अंदर थर्मोडायनेमिक्स का फोल्डर बनाया, थर्मोडायनेमिक्स के फोल्डर के अंदर नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन। ऐसे ही गेट 24 के फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनेगा फ्लूइड मैकेनिक्स का, एक फोल्डर बनेगा थ्योरी ऑफ मशीन का। ऐसे करके आपको सारे फोल्डर्स के अंदर आपको इंडिविजुअल नोट्स तैयार डालने होंगे, सो दैट आपको भटकना ना पड़े। एक अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं कलेक्ट करवा रहा हूँ आपके लिए, एक अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं आपके लिए करवा रहा हूँ, तो वो आपको यहाँ से सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई भी चीज की जरूरत है, कोई भी बुक्स चाहिए, कोई भी आपको पीडीएफ चाहिए, कोई भी नोट्स चाहिए, कोई स्ट्रैटेजी आपको समझनी है, सिर्फ गेट के लिए ही नहीं, ईएससी के लिए, पीएसयूज के लिए, तो आप मुझे कांटेक्ट करो। ये मेरा पर्सनल मेल आईडी, आप यहाँ मुझे मेल कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम अकाउंट, आप यहाँ मुझे मैसेज कर सकते हो। आप इस वाले क्यूआर को भी स्कैन करके हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको ये ज्वाइन करने, ये स्कैन करने में दिक्कत आ रही है, आप सीधे ये सर्च करो, या ये चैनल पे जाओ, या फिर ये बस इतना सर्च कर लो टेलीग्राम पे, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। ओके, ये मेरा पर्सनल मेल आईडी है, आप ये सर्च करो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी आर ए स्मॉल चैनल, वी आर अ न्यू चैनल, और मैं आपको बहुत ही क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूँ इस चैनल पे। दैट इज यूट्यूब चैनल इज गेट इंजन। तो इसे करना है आपको लाइक, इसे करना है अपने दोस्तों के बीच में शेयर, इसे करना है आपको सब्सक्राइब। ठीक है, चैनल के वीडियोस को आपको करना है लाइक, चैनल के लिंक को आपको करना है शेयर, और आपको इंडिविजुअली करना है सब्सक्राइब। ठीक है, ऐसा कुछ आइकन दिखेगा, ऐसा कुछ आइकन दिखेगा, तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के बीच में आग की तरह फैला दो। क्योंकि 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 अभी थर्मो के बाद मैं एफएम का कोर्स चालू करूंगा, जहां मैं कॉन्सेप्ट्स की बारिश करने वाला हूँ। कोर्स चालू करूंगा, और दिस विल बी फॉर गेट एमई प्लस एक्सी प्लस एनएम प्लस सिविल। जो भी जिस भी जगह पे फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट यूज होगा, उन सभी जगहों पे आपका ये काम आने वाला है। ठीक है, ये मैकेनिकल हो, एक्सी हो, नेवल हो, सिविल हो, हर जगह। और सिर्फ यही नहीं, मैं आपको बता दूं, ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, आपको मैं बता दूं, ये जो एक्सी के एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, जैसे रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम, नेवियर स्टोक्स, इनका मैं डिटेल्ड वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगा। डिटेल में, चाहे वो आरटीटी हो, रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम हो, या आपका नेवियर स्टोक्स हो। नेवियर स्टोक्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फ्लो थ्रू पाइप्स हो, या फिर कोई भी जो हम इक्वेशन डराइव करते हैं, वो सब नेवियर स्टोक्स से आता है। तो नेवियर स्टोक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका। नेवियर स्टोक्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूट्यूब पे आपको ये कंटेंट नहीं मिलेगा, और मैं डालने वाला हूँ। बस इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखो, आप सब्सक्राइब करो। ठीक है, बहुत जल्दी आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का कोर्स मिलेगा। ठीक है, तो आज के कोर्स के लिए, जब जो हम थर्मो का कोर्स की बात करें, तो थर्मो के कोर्स में हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डन है, वर्क इंटरेक्शंस डन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट, ओपन सिस्टम एनालिसिस के कमाल के बेहतरीन क्वेश्चंस मैंने, स्टेडी स्टेट हो, अनस्टेडी स्टेट हो, मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जहां से डर लगना शुरू होता है लोगों को, वो क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं। तो प्लीज आप उन वीडियोस को चेक करो। चेक प्लेलिस्ट लिंक, प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन,
ओके, ये आप प्लेलिस्ट के लिंक को डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। ऑलराइट, ठीक है। चलो, आज हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड वीडियो है, ये सेकेंड वीडियो है। इसका एक वीडियो हमने कर रखा है, सेकेंड लॉ का सेकेंड वीडियो। उसके बाद एंट्रोपी, एक्सेरजी, थर्मोडायनेमिक रिलेशंस और प्योर सब्सटेंसेस, ये सबके बहुत, देखो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत आसान होता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। बट इसके बाद के जो क्वेश्चन है ना, इनफैक्ट स्टेडी स्टेट के भी क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बट इसके बाद के जो क्वेश्चन आते हैं ना, इसके बाद के क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आनी शुरू होती है अनस्टेडी स्टेट से। और मैंने उनके सारे क्वेश्चंस किए। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट या पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रहा है, आप मुझे रीच आउट करो, मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको सोर्सेज बताऊंगा। आपको सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स के लिए नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए मैं आपको सोर्स बताऊंगा कहाँ से तैयारी करनी है आपको। ठीक है, आपको डिजाइन के सब्जेक्ट्स को किस फैकल्टी के वीडियो लेक्चर्स फॉलो करने चाहिए, और घर बैठे यूट्यूब से तैयारी करके गेट आराम से क्लियर किया जा सकता है। और सिर्फ क्लियर ही नहीं, डबल डिजिट में रैंक लाया जा सकता है, ऐसा रैंक जहां से आपको पीएसयू आपके घर से उठा के लेके जाए, निटी मुंबई में आपको नो डाउट एडमिशन मिले, आईआईटी बॉम्बे आपको घर से उठा के लेके जाए। तो ऐसे ऐसे रैंक्स के लिए पढ़ाई करो। ठीक है, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो, a reversible power cycle operating between the hot and cold reservoirs. Okay, so this is suppose my hot reservoir, hot reservoir, which is at 900 Kelvin, and the cold reservoir is at 200 Kelvin, right? Cold reservoir is at 200 Kelvin. So let me write down this as T1 is equal to 900 Kelvin and T2 is equal to 200 Kelvin. ऐसे क्वेश्चन को आप उठा उठा के फेंको, कोई वैल्यू नहीं इन क्वेश्चंस की। देखो, ये है आपका रिवर्सिबल पावर साइकिल। दैट मीन्स पावर साइकिल है, मतलब ये बेसिकली हीट इंजन है। सो रिवर्सिबल हीट इंजन में लिख दूं, ठीक है, विच इज ऑपरेटिंग इन अ साइकिल। ओके, दिस इज ऑपरेटिंग इन अ साइकिल एंड दिस इज, इट रिसीव्स 120 किलो जूल। ओके, सो ना देखो यहाँ बहुत ध्यान से, यहाँ से हीट आ रहा है, दैट इज 120 किलो जूल का हीट आ रहा है इसको। और ये ऑब्वियसली कुछ पावर साइकिल है तो कुछ हीट रिजेक्ट करेगा और कुछ वर्क आउटपुट देगा, कुछ वर्क आउटपुट देगा। So this is Q1 and that is coming as 120 kilojoule of heat from the hot reservoir for each cycle of operation. For each cycle of operation, the network developed in 12 cycles. 12 cycles में पूछा है, तो हमें क्या दिया हुआ है, T1 is equal to 900 Kelvin, T2 is equal to 200 Kelvin, Q1 that is coming from hot reservoir that is 120 kilojoule and number of cycle is equal to 12 cycles. ठीक है, ये है 120 किलोजूल पर साइकिल, राइट, ऑफ हीट फॉर ईच साइकिल, 120 किलोजूल पर साइकिल। सेकेंड, 1 सेकेंड, अरे अरे मत करो ऐसे, चलो छोड़ो तुम्हारी बात। 120 किलोजूल पर साइकिल, ठीक है। तो पहले हम एक साइकिल के लिए निकालते हैं। फॉर वन साइकिल W out, that is this W out and this is Q2, बट Q2 से हमें मतलब नहीं है। W out इज इक्वल टू, हमें वर्क पूछा है, W out इज इक्वल टू Q1 इंटू T1 माइनस T2 अपॉन T1, राइट। कैसे लिखा, कैसे लिखा, कैसे लिखा, ऐसे लिखा, W out अपॉन T1 माइनस T2 इज इक्वल टू Q1 अपॉन T1। आप इसको एफिशिएंसी से भी रिलेट करके देख सकते हो, ठीक है। तो बहुत बेसिक है ये, लास्ट सेशन में ही हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, इसलिए मैं इस फॉर्मूला पे बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा। और दिस इज 120 वन साइकिल के लिए, T1 माइनस T2 दैट इज 900 माइनस 200 डिवाइडेड बाई T1 दैट इज 900। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 1200। वेयर इज माई कैलकुलेटर, हियर इट इज। So 120 into 700 divided by 900 and that is equal to 93.33, 93.33 kilojoule. So for 12 cycles, W out net is equal to 93.33 multiplied by 12 and that is coming out to be multiplied by 12 and that is 1120 kilojoule, 1120 kilojoule. वेरी सिंपल, वेरी इजी, उप्स, यस, वेरी सिंपल, वेरी इजी। ठीक है, आपने एक साइकिल के लिए निकाला। फिर बस ध्यान ये रखना है कि आपको अपने आंसर को, एनईटी टाइप क्वेश्चंस में ऐसी गलतियां कई बार होती हैं कि आप यहीं तक करके छोड़ दो, बट ये चीज को आपको भूलना नहीं है, ठीक है। या तो आप शुरुआत से ही 12 मल्टीप्लाई करते हुए चलो, या फिर आप लास्ट में 12 मल्टीप्लाई करना याद रखो, ठीक है। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। हमारा आंसर भी 1120 ही है, 1120 ही है, ठीक है। तो 1120 से 1121 हमारे रेंज में। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
टू रिवर्सिबल रेफ्रिजरेशन साइकिल्स, थोड़ा इसका फॉन्ट छोटा रह गया है, आई एम वेरी सॉरी, थोड़ा आप ध्यान से अपने वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा इंप्रूव करके देख लेना, ये दिख जाएगा, ठीक है। टू रेफ्रिजरेशन साइकिल, वन इज ऑपरेटिंग बिटवीन टी एच इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। सो मैं ऐसा लिखूँ साइकिल वन और साइकिल टू, ऐसा करके डेटा लिखता हूँ, साइकिल वन, ओके, एंड दिस इज साइकिल टू, हियर वी हैव साइकिल टू, राइट। मैं इसको सेपरेट कर दूँ, यस, चलो। नाउ टी एच, TH is equal to 25 degree Celsius, that means 298 Kelvin, right? TL is equal to minus 10 degree Celsius, and that is 263 Kelvin, right? And other is at TH, इसका भी TH same है, that is 25 degree Celsius is equal to 298 Kelvin, and TL is equal to minus 25 degree Celsius, minus 25 degree Celsius, and minus 25 will be equal to, I think 248 होना चाहिए ना, 273 minus 25, 248 Kelvin, right? 248 Kelvin, right? यहाँ तक की बात है बहुत सिंपल, बहुत इजी, ठीक है, यहाँ तक की बात है बहुत सिंपल, बहुत इजी। अभी क्या कह रहा है, here TH and TC are the temperatures of hot and cold reservoirs respectively, all right? If the same amount of heat energy is removed from cold reservoir, that means मान लो Q2 Q21 मैं लिखूं, Q21 अगर मैं नोटेशंस दिखाऊं तो Q21 is equal to Q22 where Q21 is equal to heat extracted from cycle 1, heat extracted from cold reservoir in cycle 1, and Q22 is equal to heat extracted from cold reservoir in cycle 2, right? अभी हमें Q21 इक्वल टू Q22 दिया हुआ है, अभी रेशियो पूछा क्या है, रेशियो ऑफ नेटवर्क इनपुट ऑफ साइकिल 2 टू साइकिल 1, W in of 2 divided by W in of 1, राइट, W in of 2 अपॉन W in of 1, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये दिखाऊं, जरा सा एक स्कीमेटिक्स एक बार दिखा दूं जो आपको समझने में आसानी होगी, तो दिस इज आवर रिवर्सिबल, बहुत बड़ा बन गया, इतना बड़ा, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे ये मेरा रिवर्सिबल रेफ्रिजरेशन साइकिल है, रिवर्सिबल रेफ्रिजरेशन साइकिल है जो कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो यहाँ से कुछ हीट ये रिजेक्ट कर रहा होगा, यहाँ से ये लोअर टेम्परेचर से हीट गेन कर रहा है, ठीक है, दिस इज TC कोल्ड रिजर्वर, दिस इज हायर टेम्परेचर TH, और इसको कुछ वर्क इनपुट चाहिए होगा W in, राइट। ये एक जनरल है, मैं किसी साइकिल 1 साइकिल 2 के लिए नहीं लिख रहा हूँ। तो फॉर जनरल के लिए क्या होता है एक्चुअली, COP इज इक्वल टू दिस इज Q2, दिस इज Q1, राइट, दिस इज Q1, ये मेरा नोटेशन है, आप कुछ और भी यूज कर सकते हो, राइट। सो Q2 दैट इज रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन W in, राइट। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं W in इज इक्वल टू Q2 अपॉन COP, राइट, Q2 अपॉन COP, और COP इज इक्वल टू क्या होता है, COP इज इक्वल टू TL अपॉन TH माइनस TL, राइट, ये होता है हमारा COP। चलो नए पेज पे सारे डेटा के साथ सॉल्व करना शुरू करते हैं। सो W in, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड देना मुझे, एक सेकेंड दे दो बस एक बार लोड हो जाए, जल्दी 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 जल्दी, ओके, ऑलराइट, यहीं थे ना हम, यहीं थे, हाँ यहीं थे, चलो। सो W in of 2 अपॉन W in of फर्स्ट साइकिल इज इक्वल टू, W in of 2 क्या है, डिवाइडेड बाय COP ऑफ सेकेंड साइकिल अपॉन Q22 है, और ये क्या है Q21 डिवाइडेड बाय COP ऑफ फर्स्ट साइकिल, राइट, एंड Q22 एंड Q21 आर सेम, दीज टू कैंसल आउट, या फिर मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में लिखूं, आई कैन राइट इट एज Q22 अपॉन COP2 multiplied by COP1 divided by Q21, and these two are same, so these two cancel out, so is equal to COP1 divided by COP2। मैं इतना डिटेल में इसलिए कर रहा हूँ ना, सो दैट आपको बाद के क्वेश्चंस में जहां आपका हीट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट सेम हो, तो आप डायरेक्ट वर्क के रेशियो को COP के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर सकते हो, ठीक है, इसलिए मैंने डिटेल में किया, ठीक है। सो COP1 इज इक्वल टू TH
सॉरी TL अपॉन TH माइनस TL फॉर फर्स्ट साइकिल is equal to TL for first cycle is 263 Kelvin upon this is 298 minus 263 and this is 35. So 263 divided by 35, 263 divided by 35 and that is 7.514. 7.514 and COP2 is equal to TL upon TH minus TL of second cycle and that is equal to 298 248 divided by 298 minus 248 and that is equal to 248 divided by 50 and that is 4.96. 4.96. Therefore यहाँ से हम लिख सकते हैं W in for second cycle upon W in for first cycle is equal to COP1 by COP2 and this was 7.514 divided by 4.96 is equal to 7.514 divided by answer 1.515. 1.515. Let's check our answers. 1.515. ठीक है, 1.512 से 1.612 वेल विद इन द रेंज है. ठीक है, 1.512 से 1.612 हमारे रेंज में है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा. ठीक है, 1.515 आ रहा है मेरा. 3 डेसिमल बोला है तो 1.515 ले लेंगे. 1.515. क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन था. बस दो सेपरेट आपको बस ये ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी किया जा सकता है. अगर आप वर्क इनपुट सेकंड का, वर्क इनपुट फर्स्ट का जो रेशियो पूछा है वो डायरेक्ट सीओपी के रेशियो के इक्वेट कर दोगे. तो क्यों इक्वेट कर सकते हैं? क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिमूव फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर. सो दिस टर्म हीट एनर्जी रिमूव फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर, यही तो होता है हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट. तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अगर सेम है तो हम डायरेक्ट वर्क इनपुट को हम सीओपी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर देंगे. ठीक है, क्लियर है. तो मैं ये हटा रहा हूँ अभी, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरे एक सेकंड दो, आज कुछ कुछ हो रहा है. ओके, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन. छुआ, ठीक है, चलो देखें. बाद में मैं ये पीडीएफ थोड़ा ऑर्गेनाइज कर दूंगा. An inventor claims to develop a power cycle operating between 2000 Kelvin, that is T1 is equal to 2000 Kelvin and T2 is equal to 500 Kelvin, all right, respectively. It develops net work equal to multiple of the amount of energy QL. Okay, that means rejected to the, okay, so QL, so work input develops work output, sorry, power cycle work output is equal to something QL into मल्टीपल ऑफ सम QL. जितना भी मान लो 2 किलो जूल रिजेक्ट हो रहा है तो 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4, 2 into 5 ऐसा कुछ. ठीक है, here all quantities are positive. The maximum theoretical value of n is, so W out is equal to QL into n है. अगर मान लो अगर है तो अगर हमको n को मैक्सिमम करना है, अगर n मैक्सिमम होगा तो यानी कि W आउट भी मैक्सिमम हो जाएगा. और W आउट हमारा मैक्सिमम कब हो सकता है? जब ईटा हमारा मैक्सिमम हो जाएगा. यानी कि ये कौन सा साइकिल हो जाएगा? थ्योरेटिकल साइकिल, या फिर इसी को हम कार्नोट साइकिल भी बोल सकते हैं. ठीक है, अगर ईटा कार्नोट साइकिल हो जाएगा हमारा तो फिर, या फिर रिवर्सिबल साइकिल भी बोल सकते हैं हम इसको, रिवर्सिबल साइकिल. इन सब का अलग अलग टर्म्स में यूज करेगा मगर मतलब एक ही होता है. सो दिस इज ईटा इज इक्वल टू क्यू एल, या फिर मैं इसको ऐसा लिखूं, W out upon QH is equal to 1 minus T2 by T1, राइट. सो W out को मैं लिख सकता हूँ W out upon QH को मैं लिख सकता हूँ W out प्लस, मैं थोड़ा सा इन चीजों को ना ऑर्गेनाइज कर दूं. ये जो मैंने लिखा है ये अब हटेगा ही नहीं यहाँ से. आज ना ये परेशान कर रहा मुझे. चलो ठीक है, मत मानो मैं आज मेरी बात तुम. ठीक है, प्लस QL लिख सकता हूँ मैं, इज इक्वल टू, या फिर मैं एक काम करता हूँ ना, नए पेज पे ही कर लेता हूँ ना.
ये मुझे यहाँ मूव करने नहीं दे रहा ना, नए पेज पे तो करने देगा। ठीक है चलो, डब्ल्यू आउट क्यू एच को मैं लिख रहा हूँ डब्ल्यू आउट प्लस क्यू एल इज इक्वल टू, क्योंकि मुझे क्यू एल के टर्म्स में मालूम है डब्ल्यू आउट, ठीक है, इसलिए मैं क्यू एल के टर्म्स में ले रहा हूँ। ठीक है, 1 माइनस टी टू इज 200, टी वन इज 1000, सॉरी 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 सॉरी, डेटा इज 2000 और 500, 2000 और 500, 2000 और 500, राइट, 500 बाई 2000, राइट। सो डब्ल्यू आउट, वैसे इतना करने की जरूरत भी नहीं थी, राइट। डब्ल्यू आउट अपॉन डब्ल्यू आउट प्लस क्यू एल इज इक्वल टू, डब्ल्यू आउट इज इक्वल टू एन इंटू क्यू एल, लिख लूँ मैं इसको हर जगह से, डब्ल्यू आउट को एन इन क्यू एल अपॉन एन इंटू क्यू एल प्लस क्यू एल इज इक्वल टू 1 माइनस दिस इज 1500 बाई 2000। सो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 3/4, यानी कि 0.75 आ रहा है, 0.75। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एन अपॉन एन प्लस वन इज इक्वल टू 0.75, राइट। यहाँ से आप डायरेक्टली देख के एन को 3 डाल सकते हो, या फिर एन इज इक्वल टू 0.75 एन प्लस 0.75, और यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 0.25 एन इज इक्वल टू 0.75, और यहाँ से सीधे एन इज इक्वल टू 3 आ जाएगा आपको। मगर मुझे देख के ही पता चल जाता है एन 3 हो रहा है। ठीक है, आपको अगर कैलकुलेशन थोड़ा वीक है तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो आप, और मेरे साथ करो, या फिर आप ये भी लगा सकते हो इसको बहुत आसानी से करने के लिए ना, क्यू एल अपॉन टी एल इज इक्वल टू डब्ल्यू आउट अपॉन टी एल माइनस, सॉरी टी एच माइनस टी एल कर सकते हो। ठीक है, और फिर यहाँ से आप कर सकते हो, ये हो जाएगा डब्ल्यू आउट इज इक्वल टू क्यू एल मुझे पता है, नहीं पता है, टी एच माइनस टी एल इज 1500 और टी एल इज 500, तो यहाँ से डायरेक्ट 3 क्यू एल आ जाएगा। ठीक है, तो n इज इक्वल टू, यहाँ से मेरा डायरेक्टली n इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये शॉर्टकट मेथड है जो आप क्लॉसियस इनइक्वालिटी को यूज करके कर सकते हो, अगर आपका साइकिल रिवर्सिबल साइकिल हो तो। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो। ये एक एक्स्ट्रा पेज ऐड हुआ है जो मैं बाद में हटा दूंगा। चलो, अ कार्नोट साइकिल रिसीव्स 15 किलो जूल पर साइकिल, दैट मीन्स Q1 इज इक्वल टू 15 किलो जूल पर साइकिल, ओके, ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम अ सोर्स एट टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू T, मुझे दिया हुआ है सोर्स का टेम्परेचर, दैट इज T, ओके। एट स्टेडी स्टेट इट डेवलप्स अ पावर 20 किलोवाट ऑफ पावर आउटपुट, दैट मीन्स डब्ल्यू आउट इज इक्वल टू 20 किलोवाट। ठीक है, डब्ल्यू डॉट आउट, क्योंकि नेट पावर आउटपुट हो रहा है। ठीक है, द कार्नोट साइकिल रिजेक्ट्स एनर्जी बाय हीट ट्रांसफर टू कूलिंग वाटर एट अ लोअर टेम्परेचर ऑफ, दैट मीन्स T2 इज इक्वल टू 500 केल्विन दे रखा है, राइट। इफ देयर आर 150 साइकिल्स पर मिनट, नंबर ऑफ साइकिल इज इक्वल टू 150 साइकिल्स पर मिनट, द मिनिमम थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ सोर्स टेम्परेचर इज, मिनिमम थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ सोर्स टेम्परेचर T। ठीक है, तो चलो मैं एक चीज करता हूँ, पहले आप यहाँ देखो, Q1 डॉट इज इक्वल टू, अगर मैं 15 इंटू 150 बाई 60 कर दूं, इतना किलोवाट हो जाएगा। ठीक है, सो इज इक्वल टू 15 इंटू 150 बाई 60 इज इक्वल टू 37.5, राइट। अभी यहाँ से हम अगर एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क आउटपुट दैट इज 20, अगर मैं पूरा लिखूं, डब्ल्यू डॉट आउट जो मेरा आउटपुट हो रहा है अपॉन Q1 डॉट इज इक्वल टू, डब्ल्यू डॉट क्या है मेरा 20 डिवाइडेड बाई 37.5, एंड आवर एफिशिएंसी इज कमिंग आउट टू बी 20 डिवाइडेड बाई आंसर इज इक्वल टू 0.533। मगर ये क्या मैंने निकाला, ये मेरा साइकिल का एफिशिएंसी है, और ईटा मैक्स क्या होगा, ईटा मैक्स इज इक्वल टू, अगर ये रिवर्सिबल साइकिल होता तो T2, वैसे बोल दिया है रिवर्सिबल साइकिल है, तो फिर मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इसको मैं डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूँ, कार्नोट साइकिल बोल रखा है ना उसने। ठीक है, तो 1 माइनस T2 इज 500 डिवाइडेड बाई T, एंड देन वी कैन से दैट 5 T इज इक्वल टू, यहाँ से मैं डायरेक्ट निकाल दूँ, T इज इक्वल टू 0.533, 1 माइनस 0.533, 1 माइनस आंसर इज इक्वल टू इतना, 500 डिवाइडेड बाई आंसर इज इक्वल टू 1071.4, 1071.4, थोड़ा सा रेंज के बाहर हो रहा है, मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन सही करता हूँ, 0.533 इज इक्वल टू 0.467, 500 डिवाइडेड बाई आंसर इज इक्वल टू 1070.66। ठीक है, तो रेंज आपका गेट में थोड़ा बड़ा रहेगा,
1070.66। इस रेंज को ना आप थोड़ा सा बड़ा कर लो, 1070 से 1072 का रेंज कर लो, ठीक है, ये रेंज कर लो, और फिर आपका आंसर, आप एग्जैक्ट वैल्यूज के साथ चलोगे तो आपका आंसर मैच कर जाएगा। सो ठीक है, तो ये टेम्परेचर आ रहा है 1070.66। वेरी इजी क्वेश्चन, बस आपको टेम्परेचर निकालना था, वो हमने निकाल लिया। ठीक है, चलो। A household refrigerator that has a power input, a household refrigerator that has a power input of 450 watt, ध्यान से watt में है वो, ठीक है, that means W dot is equal to 450 watt, okay, and a COP of COP is equal to 2.5 is to cool 5 large watermelons of mass 10 kg. M of watermelon is equal to 10 kg, okay, 5 large watermelon, that means N is equal to 5, okay, उसके बाद क्या है, each to 8 डिग्री सेल्सियस if the watermelons are 20 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस में, यानी कि इनिशियल T इनिशियल इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस, T फाइनल इज इक्वल टू 8 डिग्री सेल्सियस, यानी कि उसमें से कुछ हीट मुझे निकालना होगा, कुछ हीट वाटरमेलन से निकालना होगा। हाँ, और क्या बोल रहा है, टाइम कितना रिक्वायर्ड होगा इस प्रोसेस में, रेफ्रिजरेटर को कितना टाइम लगेगा, राइट। सो हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम watermelon इज इक्वल टू m इंटू n, ये हो गया टोटल मास, इंटू c दिया हुआ है यहाँ पे, c दिया है, दैट इज c इंटू डेल्टा t इज इक्वल टू 10 इंटू 5, दैट इज टोटल मास, मल्टीप्लाइड बाई 4.2, दैट इज आवर स्पेसिफिक हीट, मल्टीप्लाइड बाई 20 माइनस 8, क्योंकि डेल्टा टी में मैं सेल्सियस में ही डिफरेंस ले सकता हूँ। So is equal to, this is coming out to be 12 into 4.2 into 50, and that is equal to 2520 किलो जूल, 2520 किलो जूल, इतना आपका हीट एक्सट्रैक्ट हो रहा है, 2520 किलो जूल। नाउ अभी मुझे देखना है, COP पता है, W डॉट पता है, यानी कि मेरा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कितना होना चाहिए, Q डॉट मुझे पता है, ओके, COP मुझे पता है, Q डॉट मुझे पता है, ओके, दिस इज सपोज टू बी इन किलोवाट, राइट, इन किलोवाट। मान लो मुझे टी टाइम लगता है, सो W इन इज इक्वल टू 450 इंटू टी, राइट, 450 इंटू टी, क्योंकि मैंने रेट को टाइम से मल्टीप्लाई किया तो मुझे किलो जूल में आएगा आंसर, राइट, इतना जूल, दिस मच जूल, राइट। सो यहां से मैं लिख सकता हूँ COP इज इक्वल टू, दिस इज Q2, दिस इज एक्चुअली रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, यही तो है मेरा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। सो इज इक्वल टू 2520, दैट इज रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, अपॉन W इनपुट, दैट इज 450 इंटू टी। अब कोई मुझे ध्यान देना, जो भी वीडियो देखेगा वो बताना मुझे मैंने यहाँ क्या गलती की है। यहाँ गलती ये है, दिस वैल्यू इज इन जूल, दिस वैल्यू इज इन किलो जूल, सो मुझे ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा या फिर नीचे 1000 से डिवाइड करना होगा, राइट। सो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ T इज इक्वल टू 2520 इंटू 10 टू द पावर 3000 डिवाइडेड बाई 450, तो एज इट इज रहेगा, और COP मेरा 2.5 है, तो उस 2.5 को मैंने इधर ले आया, और फिर यहाँ से मेरा वैल्यू आ जाएगा 2520 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 450 डिवाइडेड बाई 2.5, एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी 2240, एग्जैक्ट वैल्यू 2240 सेकेंड्स। ध्यान से, ये सेकेंड्स में आया है, अगर आपको यूनिट किसी और में पूछा होता तो आप कुछ और करते हैं, मगर यहाँ आपको सेकेंड्स में ही आया है और सेकेंड्स में ही पूछा है, तो आपका आंसर भी सेकेंड्स में ही दिया हुआ है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, बस आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ चलते रहना है, बहुत आराम से सिस्टमैटिक फ्लो में चलना है, और फिर क्वेश्चंस बनेंगे। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जल्दी से। A power cycle, MCQ type question, a power cycle at a steady state receives energy by heat transfer at an average temperature, that means T1 is equal to 463 degrees Celsius, and this is actually 463 plus 273, and that is 736 Kelvin, 736 Kelvin, and discharges energy by heat transfer to a river at T2 is equal to 21 डिग्री सेल्सियस पे रिवर पे हीट ट्रांसफर हो रहा है, और वो 21 डिग्री सेल्सियस मतलब 294 केल्विन, राइट। नाउ अप स्ट्रीम ऑफ द पावर प्लांट द रिवर हैज अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ 67.83। सो मान लो मैं आपको दिखाऊं, मान लो ये आपका रिवर है, जहां आपका पावर प्लांट से जो हीट रिजेक्ट हो रहा है वो रिवर में जा रहा है, पावर प्लांट से जो भी एनर्जी रिलीज हो रहा है हीट ट्रांसफर के थ्रू, वो एनर्जी में जा रहा है। तो यहाँ पे जो इसका फ्लो रेट है ना, दिस फ्लो रेट इज एक्चुअली V डॉट,
मैं वी डॉट से दिखा रहा हूँ क्योंकि हीट को हम क्यू से दिखाते हैं, तो वी डॉट में दिखा रहा हूँ, दैट इज 67.87 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, नाउ स्पेसिफिक वॉल्यूम भी मुझे पता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.001019 मीटर क्यूब पर केजी, राइट। राइट, अभी क्या है, इंथैल्पी भी मुझे पता है, यहाँ पे अप स्ट्रीम की बात हो रही है, मतलब पावर प्लांट से जो हीट लेके वो जो निकल रहा है उसकी बात हो रही है, यानी कि एच फाइनल मैं मान लूँ इसको, इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 83.95, राइट। कंसिडरेशन द टेम्परेचर ऑफ डाउनस्ट्रीम ऑफ द प्लांट इज नॉट मोर देन, ओके, सो दीज डेटा, ये जो डेटा है ना, ये सारा जो पावर प्लांट में मिलने जा रहा है उसका है ना, तो मैं इन सबको यहाँ नहीं लिख के यहाँ लिखता हूँ, ये जो डेटा है ना, ये 20 डिग्री सेल्सियस पे, राइट, हैज अ वॉल्यूमेट्रिक 20 डिग्री सेल्सियस पे, ओके, सो दिस इज 20 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस है, और फाइनली 22 डिग्री सेल्सियस पे जा रहा है, 22 डिग्री सेल्सियस पे जा रहा है, और यहाँ बीच में कहीं पावर प्लांट से आपका हीट आ रहा है, ठीक है, ये पावर साइकिल है, मान लो ये पावर साइकिल है आपका, ठीक है, तो यहाँ से आपका जो हीट है वो आ रहा है, जिसके लिए वो रिवर एज अ 21 डिग्री सेल्सियस की तरह बिहेव कर रहा है, और ये जो सोर्स है आपका, दिस सोर्स इज एट 736 केल्विन, राइट, यहाँ पे कहीं 294 केल्विन था, 294 केल्विन था, राइट, और यहाँ का सारा डेटा दिया हुआ है मुझे, वी डॉट इज इक्वल टू 67.87 मीटर क्यूब पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू दे रखा है 0.001019 मीटर क्यूब पर केजी, राइट, और उसके बाद दिया हुआ है इंथैल्पी, दिया हुआ है H इज इक्वल टू 83.95 किलो जूल पर केजी, राइट, और फिर जो डाउन स्ट्रीम मतलब जो हीट लेके निकला, तो इंथैल्पी क्या हो गया, 93.3 किलो जूल पर केजी। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आपको अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में दिक्कत है ना, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो आपका इंथैल्पी को देखो, इंथैल्पी आपका पहले कम है, बाद में ज्यादा है 83.95, मतलब 83.95 पे वो हीट लिया नहीं है पावर साइकिल का, अब जब वो 93.3 पे पहुंच गया, मतलब अब वो पावर साइकिल का हीट को ले चुका है, राइट। तो अगर आप देखोगे तो हीट ट्रांसफर जो होगा, हीट हीट रिजेक्टेड टू रिवर is equal to m dot into mass flow rate into change in enthalpy, that is h final minus h initial, this is h final and this is h initial, right। so और m dot को मैं क्या लिख सकता हूँ, रो टाइम्स v dot into h final minus h initial, और रो को मैं लिख सकता हूँ 1 upon mu into v dot into h final minus h initial, and this value is actually my q2, यही मेरा q2 है, यही मेरा Q2 है। अभी मैक्सिमम थ्योरेटिकल पावर डेवलप, मतलब कि W डॉट पूछा है मेरे से क्या पूछा है, ये पूछा है मेरे से W डॉट, राइट, W डॉट, सो लेट्स, अरे हाँ यहाँ, ठीक है, लेट्स ऐड अ न्यू पेज एंड लेट्स ट्राई टू सॉल्व व्हाट इज Q2 डॉट इज इक्वल टू V अपॉन म्यू इनटू H final minus H initial, and V was 67.87, mu was 0.00100019, and H final was 93.3, and H initial was 83 point something, right, 86, 83.95, 93.3, 83.95, 83.95, and this value is actually 67.87 divided by 0.00100019 multiplied by 93.3 minus 83.95, and this is value is coming out as 63381 63381 किलो वाट, राइट। अभी W डॉट अपॉन W डॉट प्लस Q2 डॉट ये एक्चुअली में क्या है ना, ये वैल्यू एक्चुअली Q1 डॉट है, जो मैं एफिशिएंसी लिख रहा हूँ, दिस इज Q1 डॉट, ओके, इज इक्वल टू 1 minus T2 by T1, and this is actually the value as 1 minus T2 is 294, that is 21 Kelvin, and this is 736, right, 736 ही था ना, 294, 736 and 294, okay, so this value is coming out as
294/736 इज इक्वल टू समथिंग 1 माइनस आंसर इज इक्वल टू 0.60, 0.6, राइट। सो यहाँ से मेरा W डॉट इज इक्वल टू आ रहा है 0.6 Q2 डॉट अपॉन 0.4। मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन स्किप किया क्योंकि मैं 0.6 इधर ले जाके 1 माइनस करूंगा, सेम ही आएगा, ठीक है। सो मल्टीप्लाइड बाई Q2 डॉट दैट इज 633,331.07 divided by 0.4 that is 950932, 950932.17 kilowatt and that is 951 megawatt। कर दूं इसको मैं 951 मेगावाट, 950.9, 951 मेगावाट, ठीक है, 951 मेगावाट, राइट। सो लेट्स चेक द आंसर। 951, ओके, 952.06, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन एरर है, चलेगा। 951, 952 इट्स ऑलमोस्ट द सेम, सो 952। आप थोड़ा अप्रोक्सीमेशन एरर लेके चलोगे तो आ जाएगा, चलो ठीक है। सो दिस क्वेश्चन वाज वेरी इजी। बस आपको ये प्रोसेस समझना था कि आखिर कैसे हीट फ्लो हो रहा है रिवर में, रियल लाइफ प्रोसेस है कि आपका जो हीट रिजेक्ट हो रहा है वो एट एवरेज 463 डिग्री सेल्सियस पे आ रहा है और एवरेज रिजेक्शन टेम्परेचर जो है वो 21 डिग्री सेल्सियस है। ये जो एवरेज टेम्परेचर का यूज है आपको बहुत यूज आएगा जब आप ये स्टीम इंजन, स्टीम पावर प्लांट पढ़ोगे, आपको समझ में आएगा कि ऐसे में हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे आपका कब एफिशिएंसी बढ़ सकता है, कब एफिशिएंसी घट सकता है, कब आपका वर्क आउटपुट बढ़ सकता है। तो इन चीजों को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एवरेज टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को समझो। एवरेज टेम्परेचर मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर जिसपे हम उस प्रोसेस को एज्यूम करते हैं कि ये इसी पे हो रहा है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन टू रिजर्वायर्स एट टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू, वेरी सॉरी, T1 इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 650 डिग्री सेल्सियस and that is plus 73, that is 23 plus 273 plus 650 कितना आ रहा है यार, 923 केल्विन, 923 केल्विन। T2 is equal to 35 डिग्री सेल्सियस, आई थिंक दिस इज 308 केल्विन, मेरी कैलकुलेशन इतनी अच्छी तो है। 35 plus 273, yes 308। A reversible refrigerator operates between 35 degree Celsius. Okay, so this value is for heat engine. This is for heat engine, right? This value is for heat engine. तो मैं इसको T1H लिखता हूँ और T2H लिखता हूँ हीट इंजन के लिए, राइट। अभी मैं रेफ्रिजरेटर की बात करूँ, रेफ्रिजरेटर के लिए तो T1H, T1R, T1 फॉर रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस एंड दैट इज 308 केल्विन ओनली। एंड T2R इज इक्वल टू, ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी किया था, -10 डिग्री सेल्सियस एंड दैट इज 263 केल्विन, राइट। अभी क्या पूछ रहा है, द हीट ट्रांसफर टू द हीट इंजन, दैट मीन्स Q1H, Q1H इज इक्वल टू 1500 किलोजूल, 1500 किलोजूल, राइट। नेट वर्क आउटपुट W आउट, नेट जो है वो है 300 किलोजूल कंबाइंड प्लांट से, फ्रॉम द कंबाइंड इंजन रेफ्रिजरेशन प्लांट, ठीक है। द रेशियो ऑफ नेट हीट ट्रांसफर एट 35 डिग्री सेल्सियस टू हीट ट्रांसफर फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर ऑफ द रेफ्रिजरेंट, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा स्कीमेटिक्स दिखाऊं पहले, फिर आप समझोगे। तो ये मान लो आपका हीट इंजन के लिए मैं बनाऊं पहले। सो दिस इज योर हीट इंजन का जो है, एंड दिस इज एट 923 केल्विन, 923 केल्विन हायर टेम्परेचर। यहाँ आपका कुछ हीट इंजन है, रिवर्सिबल हीट इंजन, ऑब्वियसली रिवर्सिबल हीट इंजन RHE विच इज ऑपरेटिंग इन अ क्लॉकवाइज साइकिल। तो ये आएगा आपका ऐसा ऐसा, एंड दिस इज एट 308 केल्विन, राइट, 308 केल्विन, राइट। यही है प्रोसेस आपका। यहाँ से जो आपका वर्क आउटपुट है, ये जो वर्क आउटपुट है आपका, दिस वर्क आउटपुट इज गोइंग टू अ रेफ्रिजरेटर, इज गोइंग टू अ रेफ्रिजरेटर। ये एक रेफ्रिजरेटर में गया, रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर में गया, ठीक है। रेफ्रिजरेटर ने यहाँ से 308 से ही कुछ नहीं, यहाँ से नहीं हीट निकाला, इसने 308 पे हीट रिजेक्ट किया और ये कहीं से हीट ले रहा है, और दैट टेम्परेचर इज, एंड दैट टेम्परेचर इज, दिस टेम्परेचर इज 263 केल्विन, 263 केल्विन, ठीक है। आपको यूजुअली उल्टा देखने की आदत है, लोअर को नीचे और अपर को ऊपर, मगर मैंने डायग्राम को थोड़ा अरेंज किया सो दैट ये ठीक लगे। और यहाँ से आपका वर्क आउटपुट भी है हमारा कुछ, दिस वर्क आउटपुट जो है, नेट वर्क आउटपुट, दिस इज 300 किलो जूल एंड दिस Q1H इज इक्वल टू 1500 किलो जूल का हीट इनपुट हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर हम बस हीट इंजन को ही कंसिडर करके चलें तो W आउट
फ्रॉम हीट इंजन इज इक्वल टू फ्रॉम हीट इंजन अपॉन T1 माइनस T2 इज इक्वल टू Q1 जो हीट इंजन को आ रहा है अपॉन T1 ऑफ हीट इंजन, इसको मैं T1H और T2H लिख लूँ। सो यहाँ से W आउट इज इक्वल टू W आउट ऑफ हीट इंजन, और हमसे पूछा क्या है एक्चुअली में, पहले वो भी बता दूं मैं। यहाँ से मान लो ये Q1 है, ये Q2H है, ये मान लो Q2R है, राइट, और ये Q1R है, राइट। तो हमसे पूछा है 308 पे जितना हीट रिजेक्ट हुआ और उसका रेशियो विथ रेस्पेक्ट टू कितना हीट कोल्ड रिजर्वायर से रेफ्रिजरेंट में निकला। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा क्या गया है वो भी मैं यहाँ दिखा दूं आपको अपने स्कीमेटिक से। वी आर आस्क्ड एज 308 में कितना गया, Q2H प्लस Q1R अपॉन 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 Q2R इज इक्वल टू व्हाट, यही तो हमसे पूछा गया है, कितना हीट हमने कोल्ड रिजर्वायर से निकाला। और इस तरह से एक्चुअली मैं इसलिए सॉल्व करता हूँ क्योंकि मुझे सारी चीजें दिख जाती हैं, उसके बाद मैं अपने नोटेशन के हिसाब से सॉल्व कर सकता हूँ, राइट। सो W आउट H इज इक्वल टू Q1H 1500, T1H माइनस T2H दैट इज 923 माइनस 308 divided by T1H, T1H is 923 and this is W out of heat engine is equal to 923 minus 308 divided by 923 into 1500 and that is coming out 999.458, 999.4458 को मैं 46 कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से कुछ 999.46 किलो जूल का हीट निकल रहा है, ठीक है। तो Q2H मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, राइट। Q2H will be equal to Q2H will be equal to Q1 of heat engine minus W out of heat engine is equal to 1500 minus 999.46 and that is equal to 1500 minus answer 1500 minus 999.46 and that is 500.54 किलो जूल, ठीक है। एक चीज हमारा आ गया, एक चीज हमारा आ गया, क्या आ गया, ये देखो Q2H ये हमारा आ गया। अभी Q1 और Q2R के बीच में अगर हम जाएं तो फिर से मुझे COP का कुछ टर्म्स यूज करना होगा, दैट इज COP इज इक्वल टू Q2R अपॉन W इनपुट ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड W इनपुट ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू Q2R मुझे नहीं पता है, ओके Q2R मुझे नहीं पता है। W इनपुट ऑफ रेफ्रिजरेटर मैं निकाल सकता हूँ क्योंकि 999.46 टोटल आ रहा था, उसमें से 300 तो बाहर वर्क आउटपुट में जा रहा है, तो इतना रेफ्रिजरेटर में बचा हुआ जा रहा होगा, तो 999.46 माइनस 300 एंड जिसको मैं टेम्परेचर्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो TL अपॉन TL ऑफ रेफ्रिजरेटर अपॉन TH ऑफ रेफ्रिजरेटर माइनस TL ऑफ रेफ्रिजरेटर, या फिर इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ T2 ऑफ रेफ्रिजरेटर, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ T2 ऑफ रेफ्रिजरेटर अपॉन T1 ऑफ रेफ्रिजरेटर। आप अपने नोटेशन अपने हिसाब से यूज करना जो आप पे कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो T2 ऑफ रेफ्रिजरेटर माइनस 10 डिग्री सेल्सियस 263 डिवाइडेड बाई 35 माइनस 10 आई थिंक 45, राइट, 45 एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ से मैं डायरेक्ट Q2R नहीं निकाल दूँ, सो Q2R इज इक्वल टू 263 by 45 multiplied by 999.46 minus 300 and that is 4087.955, 4087.955 ये आ गया। तो Q1 ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू Q2 ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस W इनपुट ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू 4087.955 प्लस 999.46 minus 300 and that is equal to plus 999.46 minus 300 and that is equal to 4787.45, 4787.415, right। therefore required ratio is equal to required ratio, बस अब मुझे अब सबको ऐड करना है, तो 4787.415 plus 500.54 divided by 4087.955 and this is equal to plus 500.54 divided by 4087.955 and that is equal to 1.293, राइट। ये क्या था, MSQ था, 1.293, यस 1.293 इज वेल विद इन आवर रेंज, 1.293। इसको मैं किसी और कलर से ले लूँ, पिंक से ही ले लेता हूँ, 1.293, 1.9
क्लियर है? क्लियर है? तो बस मैंने थोड़ा लेंदी प्रोसेस था, दो हीट इंजन के साथ भी डील करना था मुझे, रेफ्रिजरेशन के साथ भी डील करना था। मैंने बस स्कीमेटिक्स बनाया और फिर मैंने देखना शुरू किया कि मुझे क्या क्या चाहिए, क्या रेशियो चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसे क्वेश्चन में आप ये ध्यान रखो आपको निकालना क्या है। ठीक है, आप इसको Q1H Q2H किस फॉर्म में नहीं रखना है, Q1 Q2 Q3 Q4 कर लो। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ H लिया है, वरना मैं भी अगर सॉल्व करता तो Q1 Q2 Q3 Q4 मैंने रेफरेंस अपने नोटेशंस को बार बार नहीं बदलना पड़े मुझे, इसलिए मैंने सेम नोटेशंस के साथ चला है। ठीक है, वरना मैं अपने कंफर्ट के हिसाब से 1 2 3 4 ले सकता हूँ। ठीक है, चलो 1.293 इज आवर फाइनल आंसर। 1.293 इज आवर फाइनल आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सो दिस विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन है। अ कार्नोट साइकिल रिसीव्स हीट of 1690 kilojoule at a temperature of 1390 Kelvin. It discharges Q2 is equal to 211 kilojoule जो डिस्चार्ज कर रहा है। ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया है? T2 is equal to 278 Kelvin दे रखा है। And some some amount of heat is also discharged to a reservoir which is at 833 Kelvin. तो पहले इसका स्कीमेटिक्स जल्दी से देखते हैं। So this is our 1390 Kelvin थर्मल रिजर्वायर एट 1390 केल्विन। यहाँ पे मेरा एक कार्नोट साइकिल ऑपरेट हो रहा है। ओके, और ये क्लॉकवाइज कार्नोट कार्नोट साइकिल ऑपरेट हो रहा है और ये दो रिजर्वायर को हीट रिजेक्ट कर रहा है। राइट, ये एक रिजर्वायर है, ये दूसरा रिजर्वायर है और इन दोनों को ये हीट रिजेक्ट कर रहा है। कितना कितना अभी मुझे नहीं पता है, कितना कितना अभी मुझे नहीं पता है। राइट, सो ये मुझे पता है 211 किलो जूल एट 278 केल्विन, 278 केल्विन पे। ये मुझे नहीं पता है। ये दूसरा टेम्परेचर मुझे पता है 833 केल्विन। ये मान लो Q3 मान लेता हूँ मैं, इज इक्वल टू आई डोंट नो, T3 इज इक्वल टू 833 केल्विन। ओके, एंड देन यहाँ से वो हीट ले भी रहा है, हीट ले रहा है, दैट इज 1690 केल्विन, 1690 किलो जूल। और यहाँ से कुछ मेरा वर्क आउटपुट भी हो रहा होगा। दिस इज माई वर्क आउटपुट W आउट, जिसका मुझे कोई काम नहीं पड़ेगा। देखो कैसे नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं जो क्या करने वाला हूँ ना, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ लगाऊंगा क्लॉसियस इनइक्वालिटी। क्लॉसियस इनइक्वालिटी कैसे लगाएंगे? इस थर्मल रिजर्वायर से हीट बाहर आ रहा है, दिस थर्मल रिजर्वायर इज रिजेक्टिंग हीट। राइट, सो मैं लिख सकता हूँ -1690 डिवाइडेड बाई 1390। राइट, अब अगर ये मैं देखूं या फिर मैं ऐसा लिखूं अभी के लिए, Q1 अपॉन T1 प्लस Q2 अपॉन T2 प्लस Q3 अपॉन T3, and as this is a cyclic process, all the processes are, there is no internal irreversibilities। मतलब ये पूरा साइकिल अगर एक रिवर्सिबल साइकिल है तो रिवर्सिबल साइकिल के लिए साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ del Q by T क्या होता है? 0 होता है। राइट, सो दिस मस्ट बी इक्वल टू, फॉर इट बीइंग अ कार्नोट साइकिल, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। एंड नाउ Q1 क्या है मेरा? हीट जो थर्मल रिजर्वायर से निकल रहा है, अगर वो निकल रहा है तो -1690। Q2 क्या है? जो थर्मल रिजर्वायर में घुस रहा है तो +211। और Q3 मुझे पता नहीं है। राइट, Q3 आई डोंट नो, सो -1690 डिवाइडेड बाई 1390 प्लस Q2 मुझे पता है 211 डिवाइडेड बाई 278 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई दिस टेम्परेचर आई नो 833। मैंने आपको ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया था कि आप उससे एक्वेंटेंस हो जाए, आपका उससे जान पहचान हो जाए क्लॉसियस इनइक्वालिटी से। अभी तक हमने इसका यूज कर रहे थे मगर एक एक्सटेंसिव यूज नहीं देखा था। जो क्वेश्चन हम एफिशिएंसी से भी कर सकते हैं, मगर आप ध्यान रखो क्लॉसियस इनइक्वालिटी आपको हमेशा यूज करना पड़ेगा अगर आप मल्टीपल थर्मल रिजर्वायर से डील कर रहे हो। बहुत सारे थर्मल रिजर्वायर हैं, 2 से ज्यादा थर्मल रिजर्वायर हैं, तो आपको एक क्लॉसियस इनइक्वालिटी को यूज में लाना पड़ेगा। राइट, तो यहाँ से मेरा Q3 कितना आ रहा है वो मुझे जल्दी से कोई बता दो तो मेरा काम आसान हो जाएगा। Q3 इज इक्वल टू हो रहा है मेरा 1690 डिवाइडेड बाई 1390 माइनस 211 बाई 278 इज इक्वल टू समथिंग इंटू 833 एंड दैट इज 380.543 आ रहा है मेरा, 380.543 आ रहा है। राइट, किलो जूल। तो यहाँ से हम जल्दी से, एफिशिएंसी पूछा है तो एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ईटा इज इक्वल टू जो मेरा वर्क आउटपुट है W आउटपुट अपॉन Q इनपुट इज इक्वल टू Q इनपुट
माइनस, सॉरी मैं इसको Q1 लिख लूँ, Q1, और इसको मैं Q1 माइनस डब्ल्यू आउट इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 divided by Q1, and that is equal to 1690 minus 211 plus 380.4.54 divided by 1690, and this is equal to 1690 minus answer minus 211 is divided by 1690, and I am getting it as 0.6499, 6499, दो डेसिमल डिजिट तक 0.65 ले लूँ इसको मैं, 0.65, 0.65 राइट, 0.65, यस 0.65 हमारे रेंज में भी, 0.65 इज इन आवर रेंज, 0.65 राइट। सो बहुत इजी क्वेश्चंस लिए थे। आपको सेकंड लॉ से डरना नहीं है, आपको सारे टेम्परेचर्स पता होगा, आपको बस इंजन से थोड़ा फेमिलियर रहना है। आपको मोस्ट ऑफ द केस में आपको रिवर्सिबल इंजन ही देगा, क्योंकि इरिवर्सिबल इंजन पे हम कैलकुलेशंस नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। जब हम एंट्रोपी के में घुसेंगे तो फिर इरिवर्सिबिलिटीज के साथ हम ज्यादा बेटर तरह से डील कर सकते हैं, राइट। इसमें कुछ क्वेश्चंस और बनते हैं, जैसे कि अगर एक किसी इंजन मैन्युफैक्चरर ने कुछ इंजन बनाया, कुछ एक टेम्परेचर लिमिट्स में काम करेगा तो कुछ एफिशिएंसी बताई, और फिर हम चेक करेंगे कि वो पॉसिबल है या नहीं। तो कैसे पॉसिबल है या नहीं, अगर हम देखेंगे उसके जो टेम्परेचर लिमिट्स के साथ जो मेरा रिवर्सिबल इंजन का जो एफिशिएंसी आ रहा है वो उसके क्लेम्ड एफिशिएंसी से या फिर जो उसका वर्क आउटपुट और आपका एक्चुअल एफिशिएंसी से मैच कर रहा है, यानी कम है तो बहुत अच्छा चलेगा। अगर रिवर्सिबल इंजन से ज्यादा आ रहा है तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम एफिशिएंसी किसी भी इंजन का वो रिवर्सिबल इंजन के ही मैक्सिमम एफिशिएंसी होगा। अदरवाइज आपका अगर इंजन रिवर्सिबल से ज्यादा आ रहा है मतलब आपका इंजन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्लियर है, क्लियर है। तो यहां तक की थी आज की बात है। अगेन आई विल टेल यू कि आप इस कोर्स को फॉलो करो और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, इस चैनल को करो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि यही मिलने वाला है आपको गेट के थर्मल से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट। और ध्यान रहे FM का कोर्स जहां पे मैं RTT भी करूंगा, नेवियर स्टोक्स भी करवाऊंगा, प्लस इनके प्रॉब्लम्स भी करवाऊंगा। बहुत लोग RTT बस पढ़ा देंगे और उसके प्रॉब्लम्स कराएंगे नहीं, तो आदमी बच्चों को जब तक प्रॉब्लम्स नहीं करवाया जाए तब तक वो समझ ही नहीं आएगा कि ये आखिर इसको यूज क्या करें, ये जो आपने पढ़ाया है इसका यूज क्या है। तो मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो आपको इस चैनल को करना है लाइक शेयर और सब्सक्राइब, प्लीज 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, सो दैट आई कैन ग्रो, मेरे पास एक अच्छा स्टूडेंट का बेस हो जो जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं। मुझे फर्जी स्टूडेंट्स नहीं चाहिए, मुझे जो जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं वो आए मेरे पास। मैं वादा करता हूँ आपका गेट के थ्रू डबल डिजिट रैंक भी निकलेगा, आपके टॉप कॉलेजेस भी निकलेंगे, आपको PSU चाहिए PSU भी मिलेगा। आप बस मेरे गाइडेंस में रहो, बस जो मैं कहता हूँ जैसे जैसे कहता हूँ वो करो, मुझसे कॉन्टैक्ट करो जब भी आपको कोई दिक्कत हो। एंड टिल देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो है आप पढ़ाई करते रहो। एंड आई एम बिडिंग यू गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर, मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।